एवरीवन, क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप जैसे कि देख पा रहे होंगे हम करने वाले हैं एसएसटी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 5 मार्कर्स में यहाँ मैंने क्वेश्चन डाले हैं, इट कुड कम इन लाइक 3 मार्कर और 3 मार्कर कैन कम इन 5 मार्कर। तो आप लोगों को बस ये टॉपिक्स जो है वो मिस करके मत जाना। मॉडल आंसर भी तैयार किया गया है आप लोगों के लिए। बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम मॉडल आंसर तो आपने दिया ही नहीं। सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ गुड अच्छा लेंदी मॉडल आंसर जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। मैं हूं आपकी एसएसटी की एडुकेटर पर्ल बत्रा एट रैंक प्लस। तो अभी हम करने वाले हैं फटाफट शुरू, क्योंकि हमारे पास भाई 50 क्वेश्चन है विच आर लाइक टू मच, है ना। और हमने सारा रिविजन कर लिया है, सारी थ्योरी रिवाइज कर ली है, सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओनली थिंग लेफ्ट इज दिस एमआईक्यू विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 3, 5, 1 मार्कर एंड इट कुड बी एनीथिंग, है ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलो सबसे पहले व्हाट वर दी कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। बता के थक चुकी हूँ। लुई फिलिप का रोल लिखना है, क्या इकोनॉमिक कंडीशंस थी, क्या पॉलिटिकल कंडीशंस थी, मीडिया पे कैसे कंट्रोल लगाया जा रहा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट का रोल, आपको ये सारी चीजें इसमें लिख कर आनी है। यहाँ पे एक मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किया गया है, आप ये देख सकते हो। जैसे कि इसमें पहले पॉलिटिकल कॉज बताया, कैसे लुई 16 ने एब्सोल्यूट मोनार्की रचा रखी थी, क्या वीक लीडरशिप थी, है ना, वीक लीडरशिप थी उनकी। फर्स्ट स्टेट कैसे टैक्स, कॉमनर्स कितना हैवी टैक्स जो थे वो पे कर रहे थे। इनइक्वालिटी थी, कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी थी सोसाइटी के बीच में, जिसकी वजह से लोगों के बीच में इतना द्वैध भाव, कहते हैं ना, एग्रेसिव बिहेवियर जागने लगा था। और ये सब कॉजेज, ये एकदम इसका एग्जैक्ट मॉडल आंसर है दैट लेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज टेनिस कोर्ट ओथ। बेटा टेनिस कोर्ट ओथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए। टेनिस कोर्ट ओथ का डेट वगैरह सब पता होना चाहिए। कैसे कैसे 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट के मेंबर ने क्या बोला, उन्होंने वो गए टेनिस कोर्ट जगह के पास गए, वहां पे टेनिस कोर्ट कहाँ था, वर्सिलीज में गैदर करे, और उन्होंने बोला कि हमें क्या चाहिए, वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे उन्होंने क्या दर्शाया, इससे उन्होंने यूनिटी की भावना जो उनके प्रति उमड़ रही थी वो दर्शाई। ओके, ये उसका मॉडल आंसर है, आप लोग ये कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लेनिन। बेटा लेनिन का तो आप सबको पता है, रशियन रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा 1917 रशियन रेवोल्यूशन में लेनिन का सबसे बड़ा रोल था। लेनिन ने क्या कंट्रीब्यूट किया, इसके अलावा भी बहुत चीजें थी, आप वो एज इट इज लिख सकते हो। सबसे पहले तो लेनिन तो जो था वो बोल्शेविक्स का क्या था, लीडर था। उन्होंने क्या बोला, हम क्या करवाएंगे, प्रोलिटरेट रेवोल्यूशन। बोर्गियोइस होती है रिच सेक्शन, प्रोलिटरेट होता है मिडिल क्लास या फिर कह सकते हैं गरीब पीजेंट्री सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उसने अप्रैल थीसिस दी। अप्रैल थीसिस मैं आपको अपनी क्लास में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्कर, 1 मार्कर, 5 मार्कर, कोई भी मार्कर। अक्टूबर रेवोल्यूशन, उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या हुआ, है ना, ये अरे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एजुकेशन क्या बोल रही हूँ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लेकर आया लेनिन ने, काफी ज्यादा। लेनिन वाज अ ग्रेट लीडर इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन ऑफ पीजेंट्री, बट उनकी कुछ एग्रेसिव चीजों की वजह से लेनिन को लोग इतना पसंद नहीं कर पाए। ओके, चलो नेक्स्ट। अब है हिटलर, है ना, एडोल्फ हिटलर पे सेपरेट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे पूछा है कि हिटलर जो है वो पावर में कैसे आया। ओके, तो उसका मॉडल आंसर ये है, आप सारा एडवोकेट करोगे, कैसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज होती है, फिर हिटलर उसका जिम्मा ले लेता है, फिर वो कैसे नाजिज्म को प्रोपोगेट करता है, कैसे कैसे जो पूरा रिपब्लिक होता है उसको वीक कर देता है, उसका राइट टू फायर का यूज, एनेबलिंग एक्ट पे कैसे वो लोगों को कंट्रोल करना चाहता होता है। लेवेंस्ट्रॉम वगैरह भी लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे। दिस इज अ मॉडल आंसर फॉर दैट। ओके, चलो अब है, ये देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत बनता है। अ न्यू सोशल ऑर्डर एमर्ज इन फ्रांस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, व्हाट इनजस्टिसेस। अभी जस्ट हमने जो है वो ओल्ड सिस्टम के इनजस्टिसेस को फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस करा है। यहाँ पे भी उसकी सेम की बात हो रही है कि क्या इनजस्टिसेस थे ओल्ड सिस्टम में। सबसे पहले हायरार्की कैसी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट को कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। सेम
सेम टाइम पे एनलाइटनमेंट थिंकर जैसे कि लॉक, रूसो, वॉल्टेयर, हॉब्स, ये सारे थिंकर्स आए जिनका इम्पैक्ट बहुत पड़ा। उस टाइम पे इतना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था कॉमनर को, है ना, उन लोगों को इकोनॉमिक हार्डशिप, ब्रेड बटर के भी पैसे नहीं थे, फूड राइसेस बढ़ रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट था, हंगर, स्टारवेशन, ये सारी चीज़ों की वजह से, ये ओल्ड चीज़ों की वजह से, क्या रिजिड सोशल ऑर्डर था उसकी वजह से, कैसे न्यू सोशल ऑर्डर, न्यू चीज़ें आई एंड लेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, द रेवोल्यूशन did not just end a monarchy, it uprooted centuries old tradition. We just study this. हमने अभी ये पढ़ा है कि सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन क्या था, क्या अप्रूट करा भैया, फ्यूडल सिस्टम, है ना, सर्फडम, लॉर्ड, कैसे रेंट लिया जाता था, इन्होंने क्या करा, फ्यूडलिज्म को अबॉलिश किया। इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसको वैसे क्रिटिसाइज किया जाता है बट एटलीस्ट इतना तो लेकर आए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी करी। लुई फिलिप जी टाटा बाय बाय, एंड ऑफ मोनार्की लेकर आए। एंड इस फीलिंग ने, जर्मेनिया, मेरियाने, ऐसी फीलिंग ने क्या जताया, राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, अब क्या है, इफ यू वर अ पीजेंट इन अर्ली 20th century रशिया, हाउ वुड गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्ट योर लाइफ। ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आपने देखा कि कैसे लेनिन और मार्क्स की पॉलिसीज की कैसी कैसी चीजें आ रही थी, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आप पीजेंट होते उस टाइम पे रशिया में, रशियन रेवोल्यूशन जब हुआ था उस टाइम में, तो आप जो वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज थी वो आपको कैसे इम्पैक्ट करती। आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको इंट्रो में आप लिख सकते हो 2-3 गवर्नमेंट पॉलिसीज जो वहाँ पे बेकार थी, फिर उसकी वजह से जो आपने देखा वहाँ पे नॉर्मल लोगों पे क्या असर हो रहा था, आपको एज इट इज वो लिख के आना है। वहाँ पे फ्यूडलिज्म था, उसकी वजह से लोग परेशान हो रहे थे, हैवी टैक्सेस देने पड़ रहे थे, है ना। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर जो है वो मॉडर्नाइज नहीं हो रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के ऊपर उसका इम्पैक्ट, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जर्मनी की बात हो गई, वर्ल्ड वॉर 1 का आपको इम्पैक्ट लिखना है। एंड देयर इज अ होप फॉर रिफॉर्म, बोल्शेविक्स कह रहे थे दैट यस वी विल बी रिफॉर्मिंग द थिंग्स, तो आपको ये सारी चीजें लिख कर आनी है। अब नेक्स्ट करते हैं, इन द मिडस्ट ऑफ वॉर, केओस एंड रेवोल्यूशन, अ स्मॉल बट डिटरमाइंड पॉलिटिकल ग्रुप। अब आप सबको पता होगा, पॉज करके चेक बताना क्या है इसका आंसर, कौन सा पॉलिटिकल ग्रुप था जिसने पूरा हिस्ट्री के रशियन रेवोल्यूशन का कोर्स ही बदल दिया। सबको इसका आंसर आई थिंक पता होगा, ये इसका मॉडल आंसर है, कैसे बोल्शेविक्स, है ना, पिजेंट्री के रूप में, पिजेंट्री के लिए आए बोल्शेविक्स, किससे इंस्पायर्ड थे, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इतना इंपॉर्टेंट है ना बेटा, जब आप आगे जाके अगर ह्यूमैनिटीज लोगे, कार्ल मार्क्स को बहुत पढ़ने वाले हो, कैसे उनको पूरा कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करके सोशलिज्म, कम्युनिज्म की तरफ बढ़ना था। लैंड, ब्रेड, बटर, इनके ऊपर उन्होंने, पीस, लैंड एंड ब्रेड के ऊपर उन्होंने फाइट करी है। बोल्शेविक रिवोल्यूशन से वर्ल्ड की फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट आई, द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन कब आई थी, हम सबको पता है 1922 में। दिस इज द मॉडल आंसर फॉर दैट। चलो, the Nazi regime used various tools to control the minds and actions of its people. What were these tools? भैया नाजी ने तो आर्यन रेस के खिलाफ, मतलब आर्यन रेस प्योर रेस थी, लेकिन जो ज्यूज है ना, ये लोगों के खिलाफ उन्होंने लेबेनस्ट्रॉम जैसी चीजें, उनको गैस चैम्बर में भर देना, ये सब यूज करा। तो बहुत सारे टूल्स थे, आपको एज इट इज लिख के आने। सबसे पहले जोसेफ गोबेल्स, कैसे उन्होंने मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, है ना, हिटलर ने उन्हें हायर कर रखा था ना। जोसेफ गोबेल्स मिनिस्टर थे किसके, प्रोपोगेंडा के, 1 मार्कर में भी आ जाता है। यूथ को भी इस सब के बारे में नाजी आइडियोलॉजी सिखाई गई, है ना। और विमेन को जो थे उनको कहते थे कि बेटा जर्मन लोगों को ही पैदा करो, आप जितने ज्यादा हो सके जर्मन लोग पैदा करो। ये न्यूमरबर्ग लॉज लाए, क्रिस्टल, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, है ना, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कल मैंने 1 मार्कर में करवाया था आपको ये। ओके, उसके बाद क्या लाए, टेरर, वायलेंस, ये सारी चीजें जो हैं बच्चों के बीच में पैदा करी। स्कूल में भी नाजी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट किया गया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। चलो, अब क्या है, हाउ डिड द इकोनॉमिक क्राइसिस इन फ्रांस कंट्रीब्यूटेड टू द आउटब्रेक। जस्ट डिस्कस करा है हमने पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज में, सबसे पहले यही डिस्कस करा है, इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे पहले आप लिखाओगे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, कैसे टैक्स का बर्डन था, कैसे फ्यूडलिज्म का बर्डन था, कैसे लुई 16 का लग्जरियस लाइफस्टाइल और उनकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनियट, उनका लाइफस्टाइल, पैलेस को मेंटेन करने का कॉस्ट इतना ज्यादा था कि बेचारे लोग भूखे मर रहे थे, फूड शॉर्टेज थी, उस टाइम पे बैड हार्वेस्ट हो रहा था। इसमें शायद मैंने एक क्वेश्चन ऐड नहीं करा है, तो वो आप लोग खुद कर लेना। यू शुड नो अबाउट राइन ऑफ टेरर, है ना। राइन ऑफ टेरर नहीं करे तो मेरी क्लास में देख लेना, आई थिंक ये क्वेश्चन मिस हो गया है। डोंट फॉरगेट राइन ऑफ टेरर। ओके, चलो नेक्स्ट। अब है, हाउ डिड द आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर। एनलाइटनमेंट थिंकर की बात आएगी तो आप क्या लिखोगे, वॉल्टेयर लिखोगे।
रूसो लिखोगे, लॉक लिखोगे, कैसे उन्होंने डिवाइन राइट थ्योरी को रिजेक्ट करा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को माना, है ना, आप उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लिख कर आओगे। मोंटेस्क्यू ने क्या कहा था, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में कहा था। वॉल्टेयर ने चर्च की अथॉरिटी को बहुत क्रिटिसाइज किया था। और रूसो क्या मानते थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मानते थे कि भैया सोसाइटी विल ऑफ द पीपल में बनी है, पॉपुलर सोवरेनिटी से बनी है, भगवान ने नहीं बनाई है सोसाइटी। डिवाइन थ्योरी को ये रिजेक्ट करते थे। किसको रिजेक्ट करते थे, डिवाइन थ्योरी को। रूसो जो है ना, कहते हैं रूसो वाज अ वेरी बिग इंस्पिरेशन टुवर्ड्स दी फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। चलो, मेन डिफरेंस, हर बार क्वेश्चन आता है कि बोल्शेविक और मेंशेविक की पॉलिसी। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मेरा वीडियो देख लेना, अगर नहीं पता है तो मैंने बहुत बार एक्सप्लेन करा है कि बोल्शेविक और मेंशेविक, इनकी आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है एज इट इज। सबसे पहले बोल्शेविक्स को लीड करते हैं हमारे लेनिन, है ना, बोल्शेविक को कौन लीड करते हैं, हमारे लेनिन। और मेंशेविक्स को कौन लीड करते हैं, ये आपकी बुक में नहीं है, बट मैंने अपनी क्लास में आपको बताया है। बोल्शेविक्स को पूरा रिवोल्यूशन चाहिए था, लेकिन मेंशेविक्स वांटेड इवोल्यूशन, है ना, मेंशेविक्स को इवोल्यूशनरी चीजें चाहिए थी और बोल्शेविक्स को क्या चाहिए था, यहाँ लिखा होगा आर्म रिवोल्यूशनरी चीजें चाहिए थी। बोल्शेविक्स को सपोर्ट किसका था, वर्कर्स, पीजेंट, सोल्जर्स, इन सब का। मेंशेविक्स को था लिबरल और मॉडरेट का, है ना। बोल्शेविक्स का रोल, लेनिन का रोल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से। अब है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, सबको पता है 1919 की ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। यहाँ पे जर्मनी पे सारा इंजाम लगाया गया वर्ल्ड वॉर 1 का। जर्मनी फील सो ह्यूमिलिएटेड, सो एम्बेरेस्ड बाय दिस ट्रीटी। कैसे जर्मनी ने लूज करा, हैवी रिपेयरेशन, टैक्स वगैरह देना पड़ा, मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीजें जो लगाई गई। ओके, उसके बाद हाउ डिड हिटलर एंड द नाजी पार्टी यूज प्रोपेगेंडा, जस्ट डिस्कस करा है। नाजिज्म ने गॉबलर्स को हायर किया था उन्होंने, आपने देखा होगा, एडोल्फ हिटलर ने क्या प्रोपेगेंडा लगाया भैया, स्कूल में एजुकेशन, मीडिया कंट्रोल करी, विमेन को बोला कि भैया आर्यन प्योर रेस के लोगों को पैदा करो, है ना। रैलीज और सिंबल, मास रैलीज करी, कहाँ पे, न्यूरेमबर्ग में। न्यूरेमबर्ग लॉ मत भूलना, बहुत बार करवाया है, 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब है इकोनॉमिक्स। अब किस पे आ गए, इकोनॉमिक्स। हमने हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बनते हैं उनको कर लिया है डिस्कस। अब क्या है, अ कंट्रीज पॉपुलेशन कैन बी एन एसेट इंस्टेड ऑफ लाइबिलिटी। एसेट का मतलब और लाइबिलिटी का मतलब पहले क्लियर हो जाओ क्या होता है। एसेट और लाइबिलिटी का मतलब आप सबको पता है, पॉपुलेशन एक एसेट है, आपने बुक में पढ़ा होगा, इंस्टेड ऑफ लाइबिलिटी। एसेट वो होता है बेटा जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। आज आप इस पे 100 रुपए लगा रहे हो तो कल वो जाके 1000 होगी, है ना, वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजेस। लाइबिलिटी वो चीज होती है जिसकी वैल्यू कम होती है। आज अगर मेरे पास एक फोन है, आज मैंने एक 50,000 का फोन खरीदा, तो वो मेरे लिए एसेट भी है और लाइबिलिटी भी है। एसेट कैसे है कि यार मेरे पास अगर 50,000 का फोन है तो मैं शायद उस फोन से इतना काम कर लूँ, इतने मेरे क्वेश्चंस बन जाए, मैं क्लास भी सारी फोन से ले लूँ कि वो मेरे लिए 2-3 लाख रुपए बन जाएंगे उसके, है ना। मेरे को 2-3 लाख क्या पता मैं कमा लूँ उसकी वजह से, अपने फोन की वजह से। लेकिन अगर मैं अपना फोन का ऐसा यूज नहीं कर रही हूँ और मैं उसको बेचती हूँ, वो 50,000 का फोन 30,000 तक बिकेगा या 20,000 का, तो वो क्या बन गया, लाइबिलिटी। तो एसेट इज एनीथिंग जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ रही है, लाइबिलिटी इज समथिंग जिसकी वैल्यू घट रही है। जब आप एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करते हो अपने बच्चों की, लाइक अभी मैं हूँ, सो राइट नाउ आई थिंक यही आई एम एन एसेट टू माई पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने मेरे ऊपर कुछ एक्स अमाउंट ऑफ कुछ एफर्ट लगाए, मनी लगाई, एंड वो रेप्लीकेट हो रहे हैं। बट अगर आप एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे नहीं खर्चा करोगे तो आपकी जनरेशन पॉपुलेशन जो है वो एसेट नहीं बन पाएगी, इट विल बी अ लाइबिलिटी टू यू। तो यहाँ पे आपको एज इट इज ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे आपका, अगर आप एडुकेटेड होगे, स्किल्ड होगे, तो आपका ह्यूमन कैपिटल जो है बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ेंगी, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन जागेगा। जो आपका ये चैप्टर है ना, इसमें कोशिश करो एनसीईआरटी के अलावा अपने दिमाग से भी चीजें लिख कर आओ। ओके, ये इसका मॉडल आंसर आप देख सकते हो। नेक्स्ट, हाउ डज एजुकेशन हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी। बिल्कुल आप आंसर स्टार्ट ऐसे कर सकते हो, education is a very good variable if you want to invest in the human capital. तो education plays a big role in human capital, human resources। इससे skills बढ़ती हैं बेटा, इससे income बढ़ती है। educated हो तो बाद में पैसा कमाओगे, इससे unemployment घटती है, economic growth बढ़ता है, GDP बढ़ता है, national income बढ़ती है, decision making क्या होती है, improve होती है। ओके, चलो
अब है मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी एज अ चैलेंज में इतने कॉजेज है पॉवर्टी के, आप कोई भी लिख सकते हो। ये रहा मॉडल आंसर पॉवर्टी का। यहाँ पे मैंने बताया है, जब आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करोगे आपकी लो इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसमें आपको पता होना चाहिए, भूलना मत। डिस्गाइज और सीजनल क्या होती है ना। डिस्गाइज मतलब मान लो एक फार्म पे कितने 5 लोग काम कर रहे हैं पर जरूरत 2 ही लोगों की है, और बाकी 3 दे आर जस्ट अपीयरिंग टू बी एम्प्लॉयड, दे आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉयड। सीजनल मतलब क्रॉप है, रबी सीजन में ये लोग एम्प्लॉयड हैं, खरीफ सीजन में ये लोग एम्प्लॉयड है, ऐसे। अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी है ना, रिच लोग रिच होते जा रहे हैं, डिवाइड जो है डिवाइड इज इंक्रीजिंग। ओके चलो अब है मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एमजी नरेगा जैसी स्कीम निकाली, पीडीएस वैसे फूड सिक्योरिटी में लिखो तो ठीक है, एमजी वैसे पीडीएस भी लिख सकते हैं। एमजी नरेगा निकाला उन्होंने, पीडीएस सिस्टम निकाला पुअर को, ताकि वो मिल सके, बेनिफिट्स मिल सके, है ना। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, मिड डे मील भी इसीलिए निकाली है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाले, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जैसी चीजें निकाली, सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड करने की कोशिश की, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर एमजी नरेगा 2005 में निकाला ताकि पॉवर्टी कम हो पाए। ओके अब है व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, एक्सप्लेन इट्स 3 मेन कंपोनेंट, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एक और है, बताओ। अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और खुद भूल गई, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। यस, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी है। ये आप सबको पता है, फूड जो है वो अफोर्डेबल इनफ होना चाहिए, आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, स्टोर हाउस से आपके पास एक्सेस होना चाहिए। 3 कंपोनेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी ये है। गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी हमारे तक इंश्योर करती है थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बफर स्टॉक्स एंड वो वेरिएबल्स। ओके अब है मेजर चैलेंजेस टू फूड सिक्योरिटी। सबसे बड़ा चैलेंज तो बेटा यही है कि आजकल कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, अगर टर्शरी सेक्टर बूम करेगा तो ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, ट्रांसपोर्ट इतना बढ़िया नहीं है, स्टोरेज इश्यूज हैं, कैलामिटीज, ड्रॉट, इनकी वजह से स्टोरेज खराब हो रहा है ना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हाई करप्शन है, हाई लीकेज है, आपको ये सारे पॉइंट्स इसमें लिख कर आने हैं। क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स वी हैव डिस्कस्ड। इसी के साथ 20 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन और पड़े अभी, है ना। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन एडुकेटेड, अभी बताया बेटा, अगर एडुकेटेड ह्यूमन रिसोर्स होता है तो वो एसेट है, अगर आप अनएडुकेटेड हो तो यू आर नॉट अ रिसोर्स, यू आर अ लाइबिलिटी, यू आर अ लाइबिलिटी। तो अगर आप एडुकेटेड हो तो आप एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करोगे, आप नेशनल इनकम में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, स्किल में, डेवलपमेंट में, इनमें कंट्रीब्यूट करोगे। बट अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, अनएडुकेटेड हो तो लिमिटेड होगे ना, आप क्या होगे, लिमिटेड स्किल्स है आपके पास, आप कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, आप कंट्री में इकोनॉमिक ड्रेन लेकर आओगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए कहते हैं पढ़ना ज्यादा जरूरी है, तो पढ़ लेना। ओके एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्लासेस अच्छी लग रही है, बच्चा मजा आ रहा है तो प्लीज कमेंट्स में बताना कि मैम आप लोगों के सभी के कमेंट्स आई रीड, मैं खुद पढ़ती हूँ क्या लिख रहे हो आप लोग, तो आई वुड बी वेरी थैंकफुल अगर आप लिखो आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं तो। थैंक यू। चलो अब है हाउ डज पॉवर्टी लीड टू सोशल प्रॉब्लम। वेरी वेरी इजी चैप्टर बेटा। पॉवर्टी से क्या हो रहा है, कोई पुअर है, आप कोई भी लिख सकते हो, कुछ भी, जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी को फॉलो करना है, जो आपका मन करता है आप लिख सकते हो इसमें। यहाँ पे इसमें बताया अगर पॉवर्टी है तो क्राइम रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉवर्टी, जितना कम पढ़ा लिखा इंसान उतना ज्यादा वो क्राइम के लिए प्रोन है ना। अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ कंडीशन, पॉवर्टी है, पैसा नहीं है तो हेल्थ तो अपने आप ही नहीं है, सोशल इनइक्वालिटी, रिच पुअर डिवाइड, ये सारे पॉइंट्स आप लिख कर आ सकते हो। ओके अब है रोल डज द पीडीएस, यहाँ पे आप पहले पीडीएस सिस्टम को एक्सप्लेन करोगे, उसके क्रिटिसिज्म भी दोगे। अगर किसी क्वेश्चन में बेटा आपके एग्जाम में आता है ना क्रिटिकली एनालाइज, किसी क्वेश्चन में अगर आता है ना क्रिटिकली एनालाइज, तो क्रिटिकली का मतलब ही क्या होता है बेटा, क्रिटिकली का मतलब होता है दैट यू टेल दी पॉजिटिव्स एंड दी नेगेटिव्स। ओके क्रिटिकली मतलब आपको पूरे सिस्टम को एनालाइज करना है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो क्रिटिकली आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हो, क्रिटिकली इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव,
बोथ। आपको यहाँ पे पीडीएस के बेनिफिट्स लिख दिए पहले कि क्या भैया सब्सिडाइज्ड फूड मिल रहा है, हमें बेसिक नीड्स मिल रही हैं, बफर स्टॉक मैनेजमेंट हो रहा है पीडीएस की वजह से, हंगर मेल न्यूट्रिशन ये सारी चीजें कम हो रही है। बट इसका बिग क्रिटिसिज्म है लीकेज, करप्शन, ये भी इसका क्रिटिसिज्म है। बट यहाँ पे क्रिटिकली नहीं था, ओनली पीडीएस के बारे में पूछा था। तो आप लिख सकते हो कैसे पीडीएस आपको फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है, 2 किलो व्हीट, 3 किलो आटा, इतने 2 रुपए किलो व्हीट है ना, कितना कम प्राइस है। सब्सिडाइज्ड प्राइस पे आपको क्या मिलता है, फूड मिलता है। फिर से बता दूं, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, मैंने 2-2 घंटे की क्लास में, मतलब लिटरल 2-2 घंटे की क्लास में, उससे भी कम पूरा सिलेबस कंप्लीट करा है। एक बार देख लेना, उसके बाद कहीं आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती है। कुछ भी लग रहा है प्रॉब्लम है, कमेंट में लिखना, आई विल मेक अ वीडियो। कुछ जो आपका मन हो आप लिख सकते हो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ, जो वीडियो चाहिए वो आपके लिए आ जाएगा। ओके चलो, अब है चैलेंजेस। अभी बताया हमने फूड सिक्योरिटी सिस्टम के चैलेंजेस को काफी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है, सरकार पीडीएस जैसी चीजें भी ला रही है, पर फिर भी दिस इज वेरी इनएफिशिएंट। हाउ इट इज इनएफिशिएंट? क्योंकि करप्शन है इस पूरे सिस्टम में, बहुत ही ज्यादा करप्शन है इस सिस्टम में, लीकेज है, ब्लैक मार्केटिंग है, और क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटीज भी इनसफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टोरेज फैसिलिटीज हैं हमारे पास, और रीजनल डिस्पैरिटीज भी है। कुछ रीजन्स का पीडीएस सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है, कुछ का है जो अच्छा नहीं है। अब है डेमोक्रेसी। अरे सिविक्स आ गई, जस्ट अ सेकेंड गाइस, एक सेकेंड पानी पी लूं। सिविक्स आ गया है जी, सिविक्स। फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन बन गया यार, वेरी इजी। हालांकि इसमें बी प्रिपेयर्ड, इसमें मैंने एक चीज इंक्लूड नहीं करी, अभी बता देती हूँ, सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है आपको। वहां पे पाकिस्तान जो परवेज मुशर्रफ जी ने किया था ना पाकिस्तान में, उस चीज को पूरा पता होना चाहिए। चाइना में क्या सिचुएशन थी ये भी पता होना चाहिए। सिर्फ सिविक्स में मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्कर के 5 वीडियो बनाए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप लोग वो वीडियो एक बार देख पाए तो बहुत फायदा मिलेगा आपको उस वीडियो से। तो डेमोक्रेसी मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्यों? क्यों बताऊं मैं इसका आंसर? ये तो आप सबको पता होगा बेटा। डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में ही, इंडिया से ही देख लो, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इंश्योर करती है, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इक्वालिटी प्रमोट करती है, माइनॉरिटीज जो है वो भी प्रोटेक्ट की जाती हैं, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, यहाँ पे कोई भी डिक्टेटरशिप, राजा का शासन नहीं है। इट इज गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कंसेंसस, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कंसेंसस। ओके, हाँ, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कंसेंसस, ये आंसर है। आप एज इट इज इसको लिख कर आ सकते हो। ओके चलो, अब है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में आपको यहाँ पे अपार्थीड, कैसे वहां पे कलर, स्किन कलर के बेसिस पे लोगों के बीच में सेग्रीगेशन, डिस्क्रिमिनेशन फैलाया जा रहा था, आपको वहां पे ये लिख कर आना है। इसमें आपको नेल्सन मंडेला का रोल लिखना है, उन्होंने क्या रोल प्ले करा, साउथ अफ्रीका को 1994 में जाकर कैसे आज़ादी मिली, आपको ये सारी चीजें लिखनी है। कैसे वहां पे इस सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को अपार्थीड सिस्टम कहते थे, है ना, कैसे अपार्थीड सिस्टम को एंड किया गया, उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल सेग्रीगेशन को एंड करा गया, नेल्सन मंडेला का रोल, ये सब चीजें लिख कर आनी है। ओके चलो, अब है वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं बेटा, ये आंसर है, देख लेना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो हमारे पास कुछ है ही नहीं जिस पे हम रिलाई कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ पैरामीटर, अ स्ट्रक्चर, जिससे हमारे लॉज, पॉलिसीज ये सब बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है तभी इंडिया में टायरनी नहीं है, डिस्पोटिक रूल नहीं है, राजा का शासन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली इंश्योर्स अ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ आवर नेशन। ठीक है, नेशनल यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्रमोट हो रही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा, इट इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, जब पावर जो है वो सिर्फ सेंटर के हाथ में नहीं है, पावर स्टेट के पास भी है, पावर लोकल गवर्नमेंट के पास भी है। ओके चलो, अब है मेन चैलेंजेस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। मेन चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज है बेटा मनी एंड मसल पावर, तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है, सबसे ऊपर है। लोग क्या करते हैं, फेक वोटिंग, बूथ कैप्चर करते हैं। इतना डिटेल में नहीं आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन आपको ये बेसिक क्वेश्चन है जो पता होना चाहिए। मीडिया, लोग मीडिया को खरीदते हैं, बायस होती है मीडिया कवरेज बायस होती है, एक ही पार्टी को सपोर्ट करेगी। आप कास्ट को यूज करने लग जाते हो, है ना, ये 10th का कॉन्सेप्ट है वैसे थोड़ा सा। कास्ट एज वोट बैंक, आप वोट लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ
कास्ट, है ना, वोटर टर्नआउट कम है ना, वोटर टर्नआउट कम है। अब है फंडामेंटल राइट्स, अरे बेटा फंडामेंटल राइट्स तो सबको पता है, बेसिक राइट्स विच आर लीगली वैलिड। इट मीन्स कि अगर आपके राइट्स जो हैं वो हमारे राइट्स को कर्टेल किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो हम कहेंगे बाय बाय। हम कहाँ जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट। वी कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट इफ आवर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 35 तक फंडामेंटल राइट आते हैं। पहले राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, रिलीजन, है ना, ये सारे राइट्स आपको लिख के लाने हैं। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये सारी चीजें, इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 21। अब एक नया फंडामेंटल राइट आया कुछ टाइम पहले विच इज राइट टू एजुकेशन, वो 21A है। अभी वही पढ़ो जो आपके सिलेबस में है, और डिटेल में जानना है तो बना देंगे क्लास आपके लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर रिट्स आती हैं, ठीक है। रिट्स क्या होता है? आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट। 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं, अभी डिटेल में नहीं है आपकी 9th क्लास में, तो बताने का फायदा नहीं है, ठीक है। चलो अब है हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज। बेटा रिजर्वेशन है, फंडामेंटल राइट्स हैं, रिट्स हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, कल ये क्वेश्चन किया था, रिलीजियस फ्रीडम है, यू कैन प्रैक्टिस प्रोपोगेट प्रोफेस एनी रिलीजन, स्कीम्स है, स्पेशल वेलफेयर स्कीम्स, डिस्क्रिमिनेशन से गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट करती है, रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं, इससे आप जो है इंडिया में माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस प्रीएम्बल। बेटा ये एक बेसिक चीज है, आप सब लोगों को प्रीएम्बल याद होना चाहिए, हमारी ही कंट्री है। अगर प्रीएम्बल एसएसटी कभी पढ़ी हो ना पढ़ी हो, आगे जाके पढ़नी है नहीं पढ़नी है, आप इंडिया में रहते हो, प्रीएम्बल अपने देश का हमेशा याद होना चाहिए। हमारे प्रीएम्बल पे क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी एनसीईआरटी में, बहुत अच्छे। आपको प्रीएम्बल पूरा, सोवरेन का क्या मतलब है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, यूनिटी, इक्वालिटी, लिबर्टी कौन सी है, लिबर्टी ऑफ फेथ क्या है, जो भी प्रीएम्बल में मेंशन है आपको सब करना है। प्रीएम्बल का मोटो क्या है? प्रीएम्बल भैया हमें एक फ्रेमवर्क देता है, लॉ ऑर्डर का फ्रेमवर्क देता है, डिफाइन करता है हमारे क्या नेशनल गोल हैं, जस्टिस इंश्योर करता है, लिबर्टी की भावनाओं को अपहोल्ड करता है, इक्वालिटी प्रमोट करता है, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी प्रमोट करता है, ओके, ब्रदरहुड, ओके। चलो नेक्स्ट। अब है व्हाई इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंसीडर्ड लेजिटिमेट। ये मैं 4 क्वेश्चन लाई हूँ जो आपका होमवर्क है, ये मैं आपको सब सिविक्स पूरी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चारों क्वेश्चन का जिस्ट यही है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंसीडर लेजिटिमेट कैसे। सीरियस स्टूडेंट हो प्लीज जाके चेक करना, पढ़ना, इसका आंसर कमेंट में 4 लाइनों में सही जरूर लिखना। आई विल गिव यू अ शाउट आउट, ओके। यहाँ लिख देते हैं, डिस्कस कर चुके हैं वैसे हम ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट कैसे है। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले वाले क्वेश्चन में ही बात करिए इसकी, इसको जरूर करना, दिस इज अ होमवर्क की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है एमसीसी, कल ही करवाया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन निकालता है? इलेक्शन कमीशन। क्या होता है मॉडल ऑफ कंडक्ट में, क्या रूल्स प्रोसीजर्स हैं, मैंने बता ही दिया इसका आंसर, तो वो आपको यहाँ पे कमेंट्स में लिखना है। 4 क्वेश्चन और एक क्लास में होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? बेटा पार्लियामेंट लॉ बना रहा है, और क्या इंपॉर्टेंस है पार्लियामेंट की, आपको यहाँ पे वो चीजें बतानी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रोल कैसे प्ले करता है गवर्नेंस में। इलेक्शन कमीशन है ना, सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू करवाता है। होमवर्क वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। ये अरे होमवर्क क्या है, चलो ये कर लो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है बेटा? सबसे जरूरी एमसीसी लगाता है, फ्री फेयर वोटिंग को क्या करता है? इंश्योर करता है, रूल सेट प्रोसीजर्स निकालता है, हमारे लिए इलेक्शन करवाता है। इलेक्शन ऑफिशियल, ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन है, रिटर्निंग ऑफिसर्स, इन सब लोगों को पोल पे ये सब चीजों को क्या करता है? सुपरवाइज करता है। आप एमसीसी निकालते हो, इंप्लीमेंट करते हो एमसीसी को, विच इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिससे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये आप लोगों को करना है। उसके बाद अब आ गया है ज्योग्राफी। Why is the Indian Ocean named after India? Very very basic question बेटा, very very basic question, आपको पता होना चाहिए इंडिया की क्या कोस्ट लाइन है, कौन से इंडियन अलोंग द इंडियन ओशन है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया की मैरीटाइम हिस्ट्री क्या है, ट्रेड रूट क्या है, इंडिया और ट्रेड, इंडियन ओशन के थ्रू ट्रेड पे, रिलेशन पे क्वेश्चन जरूर आता है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। चलो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये याद करने वाली चीज है कि इंडिया का लैटिट्यूड क्या है और इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए है, ओके। चलो अब है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। बेटा एक वेस्टर्न घाट्स जहाँ पे क्या होगी? हैवी रेनफॉल होगी। ईस्टर्न घाट्स में रेनफॉल बहुत मॉडरेट होती है, ज्यादा रेनफॉल नहीं होती है। वेस्टर्न घाट का एरिया पता होना चाहिए आपको, लोअर एंड लेसर रेनफॉल होती है कहाँ पे? ईस्टर्न घाट्स पे, ओके। चलो अब क्या है?
नेम एनी 4 मेजर फिजियोग्राफिक, अरे बेटा सबको पता है कौन कौन सी हैं, हिमालयन माउंटेन, नदर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स, ये सारी क्या हैं, मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ओके चलो अब क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। बेटा पेनिनसुलर रिवर सबको पता है सीजनल रिवर होते हैं, हिमालयन जो होते हैं वो ग्लेशियर से निकलते हैं, इट इज फ्रॉम ग्लेशियर। लेकिन जो पेनिनसुलर होगा वो कहाँ से ओरिजिनेट करेगा, आप सबको पता है प्लेट्यू, कहाँ से ओरिजिनेट करेगा, प्लेट्यू से, है ना, एस्ट्यूअरीज करके है ना, हाँ एस्ट्यूअरीज जो है वो बनाएगा, सीजनल होता है। ओके चलो अब है, व्हाई डज इंडिया एक्सपीरियंस अ मॉनसून क्लाइमेट, बिल्कुल बेसिक साइंस है, क्लाइमेट चेंज की है, ये इसका आंसर है, आप कर सकते हो, है ना, ये आप सबको पढ़ाया है क्लाइमेट चेंज में। अब है, व्हाट इज द रोल ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज का बेटा, हिमालय विंड ब्लॉक करता है, मॉनसून को क्या करता है, ट्रैप करता है, और पूरा मतलब रेनफॉल की तरफ जो कंट्रीब्यूशन है हिमालय का, कैसे हिमालय जो है वो इन्फ्लुएंस करता है इंडिया क्लाइमेट में। ये दो मैंने 2 लाइनों का दिया, बट ये लॉन्ग आंसर में भी बन सकता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर भी बन सकता है इससे। ओके बनेगा। अब है एल नीनो, एल नीनो आपको पता होना चाहिए, कैसे एल नीनो क्या होता है, विंड को क्या कर देता है, वीक कर देता है, जिससे हमारा पूरा विंड सिस्टम डिसरप्ट होता है। एल नीनो अगर नहीं पता है तो भी पता होना चाहिए। ओके एल नीनो आपको याद करना है, मतलब इट इज जस्ट अ बेसिक कॉमन सेंस। आ गया क्वेश्चन, इंडिया की लोकेशन बेनिफिट कैसे करती है ट्रेड एंड कॉमर्स को, तो इंडियन ओशन का कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हो, इंडिया बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट के बिटवीन में है, आपको इंडिया से बहुत ही इजी एक्सेस है बाकी कॉन्टिनेंट्स का, जैसे कि यूरोप, अफ्रीका, है ना, इनका आपको बहुत ही इजी एक्सेस है, इसीलिए इसको ट्रेड हब जो है वो बनाया जाता है। ओके फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो गैंगेटिक, इंडो गैंगेटिक प्लेन आपको सबको पता है, इट इज अ वेरी वेरी फर्टाइल प्लेन विच इज वेरी आइडियल फॉर थिंग्स लाइक एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छा है, बीट और राइस के क्रॉप्स के लिए और भी अच्छा है। चलो आ जाते हैं, फिर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टुअरी एंड डेल्टा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बताया था कि एस्टुरीज कैसे बनाते हैं, किसमें सेडिमेंट डिपोजिशन होता है, किसमें नहीं होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एस्टुअरी एंड डेल्टा। चलो ये आ गया है आपका लास्ट क्वेश्चन विच इज योर होमवर्क क्वेश्चन, 2 लाइनों में इसका जवाब जरूर देना। क्यों कोस्टल एरियाज जो हैं वो मॉडरेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, कोस्टल एरियाज में मॉडरेट क्लाइमेट क्यों है, और जो इंटीरियर रीजन है अर्थ के वहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर क्यों होता है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। तो हमने आधे घंटे में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू सो मच। 4 क्वेश्चन सिविक्स के आपके होमवर्क क्वेश्चन थे, 1 क्वेश्चन ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जिसने 5 का रिप्लाई दिया आई विल गिव यू अ शाउट आउट। आधे घंटे की क्लास से बहुत कुछ लेके जाओगे, और जो वीडियो नया चाहिए हो प्लीज कमेंट से बताना। किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, मतलब आपको लगता है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट में ऐसा लग रहा है दिक्कत आ रही है, तो मेरे पुराने वीडियोस जो है मैराथन्स वाले वो देखना, सब कुछ कवर्ड है। थैंक यू सो मच गाइज, एंजॉय द टाइम जो 9th में रहता है, 10th में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।